बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम हमेशा की तरह उम्मीद और तवक्को करते हैं अब जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और आज शहर बानो मैंने बड़ी दिलचस्प बात ऑब्जर्व की है। फॉग। जैसे हम अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा कोई ना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, तो आज मैंने एक बात ना ऑब्जर्व की है। क्या? वैसे फॉग वाली भी बात है लेकिन वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बात ऑब्जर्व की है ना, वो ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहन भाइयों में जिनका बीच वाला नंबर होता है ना उन बेचारों के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाती है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि घर में जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उनके लिए जो है वो वालिदैन ज्यादा ध्यान देते हैं। उनके लिए सुबह सवेरे नाश्ते बन जाते हैं। भाई तो नहीं मंजिले आप? जी मैं मंजिला। इसीलिए अच्छा मैं बताती हूँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये लाडला होता है और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आई एम लाडली। अच्छा, छोटों के लिए बड़ों के लिए सुबह सवेरे नाश्ता बन जाता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो दरमियान वाले के लिए क्यों नहीं बनता भाई? क्या एम ही फील करते हैं? दरमियान वाले को सुबह सवेरे खुद बनाना पड़ता है अपना नाश्ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है इस तरह की? मैंने कोई हाँ वो स्टडी तो है लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि जो बहन भाई हैं उनकी आदत किस तरह से होती हैं, जो बड़ा बहन भाई है वो किस तरह से होता है, जो छोटा है, जो मंझला है, मोस्टली किस तरह के होते हैं। तो स्टडी ये आई है कि 20वीं सदी के मुहक्किक जो हैं उन्होंने उनकी पैदाइश की उन्होंने लिखा है कि थियरी उन्होंने ये दी है कि पैदाइश के तौर पर जो अगर आप पैदा होते हैं, यानी अगर आप बड़े बहन भाई हैं, खानदान के बड़े हैं, तो आपकी शख्सियात जो हैं, आपकी आदत कैसी हैं। अगर आप मंजिले हैं तो आपकी आदत कैसी है, अगर आप छोटे हैं सबसे तो आपकी आदत कैसी है। तो अब आप बताएं कि आपकी आदत। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सबसे बड़ा होता है ना उसके अंदर गैर इरादी तौर पे भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। तो उसके अंदर वो अपने पेरेंट्स को देख देख के ना कहीं वो जिस तरह माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं ना औलाद के लिए, तो बड़े बहन भाई के अंदर भी ना वो वाला एलिमेंट आ जाता है कि छोटे बहन भाइयों के लिए वो सेक्रीफाइस करना सीख जाता है। कायदाना सलाहियतें उसमें आ जाती हैं। जो हमारी तरह बहन भाइयों में बीच वाला नंबर होता है उनकी भी बड़ी अच्छी बात होती है कि ये मफाहमत पसंद होते हैं। They don't like fighting much ना, और ये चाहते हैं कि यार हम बड़े और छोटों में जो फड्डा चल रहा है ना इनकी सुलह भी करा दें। इग्नोर तो करे साथ हम सुलह भी करा दें। Exactly. और साथ साथ इनके अंदर एक और जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये कंपटीशन में रहते हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, ये इनके अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन बड़ी कमाल होती है। ये कहते हैं कि जी हम छोटों के साथ भी मुकाबला है हमारा और बड़ों को भी हम कम्पीट करेंगे भरपूर तरीके से। अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं कि जो घर के सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो फितरतन वो बागी होते हैं। ये भी मैंने नोटिस किया। और बाहर घूमना फिरना उनको बड़ा अच्छा लगता है, बाहर घूमने फिरने के शौक वैसे शेयर मानो इट्स वेरी ट्रू। और घर में मैं ये बात मानती नहीं, मैं घर की छोटी बच्ची हूँ, मैं नहीं हूँ बागी भाई। क्यों बागी नहीं कहते हैं बागी? कोई नहीं होती बागी। और वो बच्चे जो होते हैं छोटे, जो घर के वो जो अकेले होते हैं, लेकिन छोटे भी छोटे बड़े क्या अकेले इकलौते जो होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़हीन होते हैं, उनका जो माइंड होता है बड़ा तख्लीकी होता है और वो अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद तय करते हैं, खुद तलाश करते हैं। और लेकिन मुझे छोटे वाली बात पसंद नहीं आई। सब लोग यही कहते हैं कि छोटा बच्चा जो है ना वो बागी होता है। नहीं, छोटा बच्चा इंटेलिजेंट भी होता है। छोटा बच्चा इंटेलिजेंट भी होता है, उसको सबसे ज्यादा केयर भी मिली होती है और सबसे ज्यादा आसाइशें भी उसी को मिलती हैं। आसाइशें मिलती है ना। लेकिन एक और बात ये है कि हमारे मुआशरे में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, तब तक माँ बाप ट्रेंड हो चुके होते हैं कि इस बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। और दूसरा, जो माँ बाप होते हैं ना वो छोटे बच्चे तक आके उनका गुस्सा वगैरह सब कुछ थम चुका होता है। नहीं, वैसे दोनों तो हर बात मानते हैं छोटे बच्चे। अच्छा, दोनों पहलू ना एक्सट्रीम हो सकते हैं। या तो बेजार हो चुके होते हैं बच्चे शाम थक जाते हैं, या फिर ये होता है कि वो जो सबसे छोटा होता है ना पूरी तवज्जो उसके ऊपर होती है कि यार जो बड़ों के साथ गलतियां की है ना वो इसके साथ। मिडिल चाइल्ड जो भी है ना घर का, उसके यही रोने हैं, मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे ये। और छोटे के साथ जुल्म भी तो होता है ना, जाओ पानी लेके आओ, जाओ डोर खोल के आओ, जाओ बाहर से दही लेके आओ। अगर लड़का है तो कहेंगे दही लेके आओ, अगर घर में तो जाओ पानी बना के लेके आओ, जाओ चाय लेके आओ, 2 कप चाय ले आ। हाँ वो किसी ने लिखा हुआ था, ये जो छोटे होते हैं ना ये घर के बड़े होते हैं। और ये बात सही है, कई छोटे ऐसे होते हैं जो घर के बड़े होते हैं। वाह। अच्छा, वैसे साइंटिफिक स्टडी इसको आप इसको मानती हैं इस तरीके से, या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? मुझे ऐसा लगता है पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली, मुझे भी लगता है। ठीक है, जो थेरीज आती हैं वो ज़्यादातर लोगों को ऑब्जर्व करके आती हैं और इन चीज़ों को देख कर आती हैं, बट फिर भी आपके घर का माहौल और पर्सन टू पर्सन आपकी क्या नेचर है इस पर बहुत ज़्यादा ये वेरी करता है। अच्छा, वैसे शेर बानो क्यों ना हम मौसम की बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपने व्यूवर्स को अगर हम ये कहें कि वो बड़े हैं, छोटे हैं या दरमियान वाले हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, तो अपने एक्सपीरियंसेस हमें सोशल मीडिया पे शेयर करें। अगर वो हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप शेयर करें, आप बताएं कि आपके साथ अगर आप घर में रवैया कैसा है, आपके छोटे बहन भाई आपके साथ बदतमीजी करते हैं या फिर अच्छे हैं वो भी, छोटे बहन भाई बागी होते हैं या नहीं होते वो भी बताएं।
जो छोटे कैसा आप मुझे सुन फील रहे हैं। करते हैं? आप इस साइंटिफिक स्टडी से मुत्तफिक हैं कि नहीं? आप ये बताएं, हम अपने प्रोग्राम में आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। अब आप बताएं मौसम की बात। मौसम की सूरत हाल ये है कि आज अब आप सबको पता है कि फॉग का बकाया तौर पर आगाज हो चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा फॉग होती है जब हम आते हैं। बड़ा संभल के आपको ड्राइव करनी चाहिए सबको। और हम चूंकि मुझे बड़ा मजा आता है धुंध में, मज़ा पता नहीं वाकई क्या बहुत आता है, मसला है ऐसा, लेकिन मुझे धुंध में गाड़ी चलाने का बड़ा मजा आता है। नहीं, हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको सारी जो कहते हैं ना एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ड्राइविंग के सूल पे अमल दरामद करते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन मैदानी इलाकों में तो फॉग है। तो बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो कल से बर्फबारी का आगाज होने जा रहा है अजीम, और इसके साथ ही साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें भी होंगी। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि अगला प्रोग्राम बलूचिस्तान से ना करें लाइव। बारिशें होने वाली थोड़ी बर्फबारी भी देख लें जाके। बर्फबारी भी देखने जाएंगे हम। अच्छा। हाँ, और अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आप बारिश एंजॉय करें। अच्छा। जी, और जो 2-3 रोज में ये बारिश जारी रहेगी। 15 से 17 दिसंबर तक का बताया गया है कि ये बारिश होने वाली है और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। अच्छा, आप विंटर पर्सन हैं कि समर पर्सन? विंटर पर्सन, आई एम नॉट समर। यू लव विंटर्स? Yes. सेम हियर, मुझे भी सर्दियां बड़ी पसंद हैं, लेकिन ये स्मॉग वाली सर्दी ना हो भाई। और मुझे फॉग वाली हो जाए, स्मॉग वाली नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये बारिश के बाद ना सर्दी पड़ेगी और अजीम जब हम छोटे होते थे तो बड़ी मजे की फॉग होती थी, या फिर हम छोटे होते थे शायद मैं अपने अम्मा अब्बा से छुप के ना फॉग में वॉक करती थी। अच्छा, तब ये स्मॉग नहीं होती थी खैर। हाँ, और वो फॉग की खुशबू होती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो मेरे ख्याल से स्मॉग इसलिए नहीं होती थी क्योंकि शायद आबादी कम थी या वो ट्रैफिक उस तरह से नहीं थी सड़कों के ऊपर। ऐसा ही है। अब मौसम की तो होगी बात, अब हम बात कर लेते हैं अपने हमसाया ममालिक की, यानी भारत की। बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, तो चोरी करने में तो वो नंबर 1 है। यानी कोई कंटेंट हो, कोई वीडियो हो, कोई गाना हो, कोई ड्रामा हो, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट हो, बेस्ट चोर हैं। इतनी अच्छी चोरी करते हैं और उसके बाद फिर डिटाई भी दिखाते हैं। और कुछ लोग ये हैं कि वो ये वैसे वही स्टोरी मुझे लग रही, मेरे ख्याल से तो वही है। ये गाना मैंने भी सुना वैसे, है ना? ये जो उनके है तो बड़े अच्छे सिंगर हैं। मुझे भी वैसे पसंद है सोनू निगम, उमर नदीम तो अच्छे सिंगर पाकिस्तानी है भाई। मैं भारतीय सिंगर की भी बात कर रहा हूँ ना, उनकी भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब इस तरह का बिल्कुल जब सोनू निगम इस तरह के जो बड़े सिंगर हैं या इतने इस तरह के बड़े सिंगर जिनके इतने फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब वो ऐसी हरकतें करते हैं ना तो फिर मामला बड़ा बुरा लगता है कि आप इतने बड़े सिंगर होकर आप चोरी कर रहे हैं और बाद में आप, ठीक है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और सोनू निगम जो है उन्होंने पाकिस्तानी गुलकार उमर नदीम का गाना चुराया है और चुराने पर माफ़ी मांग ली है। भारतीय गुलकार ने गाने की कॉपी का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो गाना है मैंने इससे पहले नहीं सुना था, और अगर सुन लेता तो टीवी सीरीज के लिए ये गाना कभी रिकॉर्ड ना करता। मुझे लग रहा है कि जो है ना कंपोजर या जो म्यूजिक डायरेक्टर टाइप होते हैं, ये उनकी जानिब से मुझे लग रहा है उन्होंने कोई चोरी करके इनको भी अंधेरे में रखा होगा। क्योंकि वैसे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जब भी बोलते हैं बड़ा बोलते हैं। अच्छा। तो लेकिन चोरी करने में मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान का गाना कैसे चोरी कर लिया। तो देखना होगा, ये सही मुझे नहीं लगता इतने बड़े सिंगर के साथ धोखा किया जाए। हाँ, और दूसरी बात ये कि आइंदा जब भी कोई गाना गाने लगे तो हमारी तरफ से सोनू निगम साहब उसकी रिसर्च कर लें, वो ज्यादा अच्छी बात है कि उस गाने को एक दफा गूगल पे लिखें, आपको वो सामने वैसे पूरी लिस्ट आ जाएगी। या यूट्यूब पे लिख लें। नहीं, सही बात है, बंदा यूट्यूब पे जाके वैसे लिरिक्स लिख लेता तो आ जाता है यार, इसे कोई है तो नहीं इससे पहले इस तरह का गाना। बैड एक्सपीरियंस। अब आप दोबारा अजीम की बात पे गौर कीजिएगा और जब भी कोई गाना, कंपोजिशन कुछ भी आपके सामने आए वो आपने पहले गूगल करनी है। और इस तरह की सूरत पे अगर आप लाइव गाने आए तो फिर टमाटर भी पड़ सकते हैं। हाँ, मैं भी ये कहने वाला था। और अगर आप माफी नहीं मांगते तो वाकई टमाटर पड़ जाने थे। तो टमाटर हमें इसलिए याद आ गए क्योंकि खला में टमाटर मिला है जी। हाँ, पूछें कैसे? एक हमारे तो नहीं, खैर खला में टमाटर को उगाने का ना एक कामयाब तजुर्बा किया गया था। तो 8वां कबल उनमें से एक टमाटर कहीं खो गया और उसका फिर जो इल्जाम है, जो खलाबाज हैं फ्रैंक, उन्होंने ये लगाया था कि वो खा गए इसको ना। जो एजेंसी है उन्होंने फ्रैंक पर इल्जाम लगाया कि भाईजान खला में जो टमाटर उगाने का तजुर्बा किया उसमें से एक टमाटर कम है। वो कहीं आप खला में हमें खा गए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है। तो इनको कैसे पता पाकिस्तान में भी टमाटर महंगे हैं? यहाँ तो महंगे हैं ना, खला में तो मिलते ही नहीं। खैर, उन्होंने भी एक तजुर्बा ही किया। तो उसके बाद खलाई स्टेशन की 25वीं सालगिरह के मौके पर लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम के दौरान ये बताया गया कि फ्रैंक जो है वो टमाटर रख कर कहीं भूल गए थे और अब वो टमाटर मिल गया है। तो मुबारक हो जी, मुबारक। पूरी खलाबाज एजेंसी को जो इल्जाम लगाया गया था वो क्लियर हो गया कि उन्होंने रेयर टमाटर था ना भाई, स्पेस टमाटर, रेयर टमाटर होगा ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो बगैर जम्स के बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि आप ये खला में खा गए, तो ये क्या सीन है? वैसे खला में बंदा खा सकता? ऑब्वियसली भूखे तो नहीं मरना खला में। नहीं, टमाटर खाया जा सकता। टमाटर क्या खाना, कोई ना कोई ऐसी चीजें तो खाते होंगे ना जो लोग वहां पर जाते हैं स्पेस में।
और वो उड़ता उड़ता खाते होंगे, यानी वो पकड़ना भी नहीं पड़ता होगा, वैसे रखते होंगे और ऐसे ही साथ वैसे एक बड़ी कमाल मूवी आई थी मार्शन के नाम से ना, उस मूवी के अंदर वो साहब स्पेस में आलू उगाते हैं, तो वो मतलब रह जाते हैं वहां पे, कहीं मार्स पे जाते हैं मिशन पे, वहां घूम जाते हैं, फिर उनको भूख लग जाती है, तो उस भूख को काउंटर करने के लिए उनके जहन में आता है कि मैं आलू उगाऊं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल मैंने भी देखी हुई है। हाँ, मुझे लग रहा है ये वही सीन है कुछ ऐसा, ये जो हमारे खिलाफबाज इन्होंने उसी आइडिया को लिया है और इन्होंने आलू की जगह टमाटर कर लिए हैं। टमाटर कर लिए हैं जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और एक और स्टोरी जी, बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया से स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि ऑस्ट्रेलियावी बैटर है उस्मान ख्वाजा, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फ़लस्तीनी अवाम से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती का मुजाहरा किया है, और उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ऐसे जूते पहने जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में नारे दर्ज थे, और वो नारा कुछ इस तरह था कि तमाम जिंदगियां बराबर हैं, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक़ हिमायती पैगाम वाले जूते पहनने से मना कर दिया। तो जी उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मज़हब, किस नस्ल और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने अपने जूते पर जो लिखा वो गैर सियासी है, और मेरे लिए एक मुसलमान, एक यहूदी और एक हिंदू सबकी जानें बराबर है। बिल्कुल, और अगरचे के आईसीसी के रूल शहर बानो कुछ इस तरह से हैं, वो मना करते हैं कि खास कम्युनिटी या किसी खास फर्द की तर्जुमानी नहीं कर सकते, उनके हवाले से कोई आप सिंपैथी, कोई ऐसा जेस्चर नहीं दे सकते, खेल को आप खेल रहने दें। लेकिन हमने ये देखा है कि खेल को सियासी किया जाता है और भरपूर तरीके से किया जाता है। एग्जैक्टली किया जाता है, और जब पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया जा रहा है तो इस तरह की बातों को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा। वैसे मैं अक्सर देखता हूँ कई दफा प्लेयर्स एज अ प्रोटेस्ट ब्लैक रिबन भी तो पहन के क्रिकेट खेलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और पिंक रिबन भी पहनते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो मुल्क की हालात कुछ डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले सियासत के साथ अदालती और कानूनी महाज पर भी खूब गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। तारीख का धारा तब्दील हो रहा है, प्लस और माइनस का खेल दोबारा शुरू हो चुका हुआ है, और डयाला जेल में कैद बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में भी फर्द जुर्म लगा दी गई है, जिसके बाद उनके और उनकी पार्टी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ तमाम रेफरेंसेस से बरी हो चुके हुए हैं और उनके लिए इंतखाबी रास्ते तकरीबन खुल चुके हैं, मगर 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 ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या उनकी नाअहली बरकरार है या फिर नाअहली खत्म हो चुकी है। तो आईनी माहिरीन की इस पर डबल राय। हाँ जी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास तबरेज़ खान साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साइफर केस में पीटीआई के बानी पर फर्द जुर्म आयद की गई है, उनके खिलाफ ये केस कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए जी, एक बड़ा डेंजरस केस है जो बानी तरीके इंसाफ है उनके खिलाफ ये फ्रेम किया गया था, क्योंकि इसके अंदर सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट जो था उसकी प्रोविजंस को भी वो कंसर्ट किया गया था एट द सेम टाइम, जो कि साइफर के हवाले से प्रोविजन का इतलाक़ किया गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर कि वो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स जो कि जेल के अंदर की गई थी वो उसको वक्ती तौर पे जो है उसका स्टेटस को ग्रांट कर दिया, उसको रोक दिया, बट फिर उसके बाद दोबारा से ये जो प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू कर ली गई हैं। मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चीज़ें नज़र आती है कि हमारे मुल्क का ये वतीरा रहा है इम्तियाज़ है पोलिटिकल सिनारियो के अंदर या पोलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके भी हेड के खिलाफ जो हालात जो है वो फेवरेबल होते हैं पॉलिटिकली, तो अदालतों से डिसीजन भी उसके लिए फेवरेबल आता है। जिस तरह लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नवाज शरीफ साहब के लिए 2017 के अंदर हालात जो है वो फेवरेबल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पनामा के अंदर 499 लोगों के नाम आए, लेकिन एक शख्स को जो है पनामा में डाला, हकामा में निकाला, 3 रेफरेंसेस बने। उस वक्त यही चेयरमैन तरीके इंसाफ थे जिनको सादिक और अमीन का टाइटल दे दिया गया, और उस वक्त चूंकि हम अपने आईने पाकिस्तान के अंदर देखें या हमारा जो ऑर्डिनरी कानून है किसी के अंदर भी इस तरह के टाइटल्स मौजूद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली चीज़ें जो थी उनके हक में आ रही थी और अदालतों के फैसले भी उनके हक में थे। अभी जो मौजूदा सिनारियो है 200 के करीब मुकदमात हैं। साइफर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैविटल केस के जिसके अंदर जो है इनकी कन्विक्शन नज़र आ रही। क्यों? चूँकि इसके अंदर जो है वादम ऑफ गवाह भी इसमें शामिल कर लिए गए, और फिर इसके अंदर जो केस की स्टोरी बनाई गई है वो बड़ी मजबूत स्टोरी नरेट की गई कि वो जो साइफर था उसको आप जो है वो बनी गाला ले गए, एक जलसे के अंदर डिस्कस किया, आपकी प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर डिस्कस किया, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बतौर आप प्राइम मिनिस्टर जो कि आपके हल्फ के अंदर चीज़ें आती हैं कि आप उसे अपने तक महदूद रखेंगे या अपनी कबीना तक या ऑफिशियली उसको यूज़ करेंगे। यू कैन नॉट डिस्कस एंड डिस्क्लोज दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बिफोर एनी काइंड ऑफ सेशन। वो जलसा हो सकता है, वो कोई सियासी मीटिंग हो सकती है, इकॉनमी मीटिंग हो सकती है। तो इस पे आईने देखा जाएगा, मस्ट हैव बीन डिसरिगार्ड इज एंटायरली इनटू हॉट वाटर, ही इज इन द लर्च
लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जी, जी। बिल्कुल, ये सब चलता रहता है। बैरिस्टर साहब, नवाज शरीफ के हवाले से बताइएगा। नवाज के प्रेफरेंसेस से तो बरी हो गए हैं, मगर ताहयात नहली के मामले पर अभी तक सवालात वहीं पर बरकरार है और अपनी जगह पर हैं कि इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। क्या नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हो गए? देखिए, मेरे ख्याल में तो वो अहल हो चुके हैं, चूंकि हमारा जो 62(1) था उसके अंदर जो है नाहली का तयन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त जो नाहली कहा गया कि ये लाइफ टाइम बैन है और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। हालांकि 62(1) के अंदर नाहली का तयन ही नहीं था कि अगर एक शख्स जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहता, ही इज नो मोर राइचियस सेक्जियस एंड सादिक एंड अमीन, तो वो उसके लिए क्या सजा है और नाहली कहाँ तक वो सस्टेन करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इंटरप्रिटेशन कर दी। लेटर ऑन जो है एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से जो है वो हमारी पार्लियामेंट ने इसका तयन कर दिया। ये 5 साल है। अगर 2017 से 22 तक देखा जाए इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की उसके बाद ये 5 साल है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो एक लीगल इम्पेडिमेंट था, कंस्ट्रेंट था या हिंड्रेंस वे ऑफ मियां नवाज शरीफ या शीशा पिलाई दीवार थी, दीवारें चीन थी, वो भी मेरे ख्याल में रेत की दीवार साबित होगी। चूंकि जिस तरीके से सिस्टम ने इनको एयरपोर्ट पे फैसिलिटेट किया, इनके साथ पार्टिसिपेट किया, जलसागाह पे पहुंचाया, फिर उसके बाद आपने देखा कि एवन फील्ड रेफरेंस वो रेफरेंस था जिसकी बेस पे इनको करप्ट स्लगिश माफिया जैसे अल्ताबाद से नवाजा गया। और लेटर ऑन हमने ये सारी चीजें देखी कि एवन फील्ड रेफरेंस में कहाँ गए वो कतरियात। लेकिन बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से ये अदालती कार्रवाई हुई है और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा रखा है, तो क्या लगता है प्रोसिक्यूशन की ये कमजोरी है सारे मामले में या वाकई कोई जुल्म और ज्यादती हुई थी? देखिए जी, 2017 के अंदर ये नवाज शरीफ और प्रोसिक्यूट पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हमें मैच नजर आता था, लेकिन ये अब ये फ्रेंडली मैच नजर आता है। और जिस तरह नैब की प्रोसिक्यूशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम और जो इसकी इंटेरोगेशन के अंदर जो झोल थे 2017 में भी नजर आते थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जज जस्टिस मलिक साहब की जो कंट्रोवर्शियल वीडियो थी, 2 रेफरेंसेस इन्होंने डिसाइड किए थे। फ्लैगशिप के अंदर बाइज्जत बरी किया था और एवन फील्ड के अंदर जो परसों जिसके अंदर इनको बाइज्जत बरी की, उसमें 7 साल सजा दी थी। और दोनों रेफरेंसेस के अंदर मैं ये चीज़ आपको गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमारी अपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं। दैट प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स एंड सस्पेक्ट। उस केस के अंदर वो मुझे मुतनाज़ा वीडियो थी जिसमें जज साहब इस चीज़ का कन्फेशन कर रहे थे कि मेरी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से 7 साल सजा दी। तो आल्दो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्यूज पर्सन तो ये तो फिर अदलिया पर सवालात उठते हैं ना सरान के जब भी किसी को इस तरह से रिहा किया जाता है। और पहले वाले यही वजह शायद कि 2 रोज पहले जो रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे पाकिस्तान के 3 करप्ट तरीन इदारों के बारे में इंडिकेशन या इंडिकेटर्स दिए गए, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर अदलिया भी शामिल हो चुकी है। ये वो अदारा है जिसे एक ऑर्डिनरी शख्स से लेकर खास शख्स, जो तमाम लोग जो है अपने अमकीक भरी निगाहों से अदालतों का दरवाजा खटखटाते भी और देखते भी हैं कि बैरिस्टर साहब, एक और ये जो ताहयात नाहली वाला मामला है, इससे मुतल्लिक चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क सामने आए, बड़े दिलचस्प भी हैं वो। और उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस मामले को, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज ऑब्वियसली कुछ और थे। वो ये कह रहे थे कि जी इस मामले पर जो हेयरिंग होगी तो उसको इलेक्शन में डिले के प्रीटेक्स्ट के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। तो यानी कि इससे ये लग रहा है कि ताहयात नाहली वाला जो मामला है वो 8 फरवरी से आगे चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक्सपीडिशियसली परजाइली डिसाइड कर ली जाएंगी। जिस तरीके से पहले सिस्टम ने इनको एक पॉलिटिकल और एक लीगल कुशन दिया और इस कुशन ने जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन थी सियासी तौर पे उसको इस्तेकाम बख्शा। तो मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये चीज़ें नजर आती हैं कि एक्सपीडिशियसली, फास्टली, फरोशियसली, फ्यूरियसली ये सारी चीज़ें ओवरनाइट्स में डिसाइड कर ली जाएंगी। एक चीज़ है, एक चीज़ पे इंटरप्रिटेशन चाहिए कि 62(1) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो तयन कर दिया कि तो फिर मुखालिफिन की बातें सही हो रही है ना बैरिस्टर साहब, कि सारे राह हमवार की जा रही है। तो एक और सवाल है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को बहाल कर दिया है, क्या सियासी क़यादत के मुकदमात भी फौजी अदालतों में ही चलेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में फौजी अदालतें जो डिज़ाइन की गई थी, स्पेशली 2015 के अंदर जब मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में आया तो APS के बाद में आया था। APS के अंदर और उसके दीगर जितने भी वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन थे उसमें जितने भी दहशतगर्द थे, टेररिस्ट थे, उनके खिलाफ लोग एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाते थे, टेस्टिमनी नहीं थी, विटनेसेस सामने नहीं आते थे। क्योंकि विटनेसेस की प्रोटेक्शन नहीं थी, वो लोग जो है जब आप अदम शुहाद की बुनियाद के ऊपर किसी भी शख्स को प्रोसिक्यूट करेंगे तो उसको एक्विटल की तरफ जाएगा, कन्विक्शन की तरफ केस नहीं जाएगा। तो लिहाजा ये सारा का सारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया था टू एक्विट एंड कन्विक्ट दोज पर्सन हु आर सपोज्ड टू बी द टेररिस्ट सिस्टम। तो मैं ये समझता हूँ इस सिस्टम के अंदर जो दहशतगर्द थे उनका ट्रायल करने के लिए और एक्सपीडिशली चीज़ों को डिसाइड करने के लिए कहा गया था। ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन है
अगर कोई शख्स भी रियासत के खिलाफ पत्थर उठाता है, आवाज़ उठाता है, हथियार उठाता है, ब्लाक को जलाता है, शोधा की यादगारों को मस्मार करता है, उन लोगों को भी निशाने इबरत बनाया जा सकता है। कल की जो ठीक। जजमेंट थी शायद इसी चीज़ की जो गमाज़ी कासी को तर्जुमानी करती हुई नज़र आई। एक लास्टली मैं बात ज़रूर आपकी गोशगुज़ार करूँगा। देखें, पुलिस के अगेंस्ट कोई शख्स हमलावर होता है, पुलिस के पास ये प्रोविज़न मौजूद है कि आप एफआईआर दे सकें। एफआईए के पास मौजूद है, नैब के पास मौजूद है। आपको याद होगी कि मरीम नवाज़ ने नैब पे पत्थर मारे थे, उनके अगेंस्ट इस्तगासा दिया गया था। जी। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मिलिट्री जो है उनके अगेंस्ट उनके पास भी 2D1 के अंदर ये इख्तियार मौजूद था कि कोई भी सिविलियन जो है बैरिस्टर वो साहब, पाक जाते जाते और एक मुख्तसर सा और जल्दी से अगर आप इस हवाले से भी अपनी राय दे दें कि लाहौर हाई कोर्ट का भी एक अहम फैसला आया है आरओ से मुतल्लिक इंतखाबात को लेकर, उस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की गुज़िश्ता 50 साल की पॉलिटिकल और जुडिशल हिस्ट्री को उठा के देखें। आरओ हो या हमारे जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हों, जिस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शन, और हम बस आइन का आर्टिकल 218 को महज निसाबी किताबी रटी-रटाई हद यानी तक कि तो ज़रूर ये पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स के फेयर पास नहीं इक्वली होना चाहिए जस्टिस इख्तियार आरओज वाला, सही फैसला ये? बिल्कुल इसी तरह है। मेरे ख्याल में ये फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शियल इंतखाबात तब हो सकते हैं जब हमने तो हमेशा यही देखा, कभी 35 पंचर की बात आ जाती है, कभी सिलेक्टिव की बात आ जाती है। मेरे ख्याल में फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शियल इंतखाबात तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका बिल्कुल दुरुस्त निगरान फरमाया, सतह फ्री जो एंड है फेयर किसी इम्पार्शियल इंतखाबात स्टेट होने का। चाहिए। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल, और उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो खत्म हो चुकी हुई है। तो अब देखना ये होगा कि वाकई खत्म हो चुकी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हूं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि गज़ा जंग के हवाले से बात करते हुए सहूनी फोर्सेस की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों की जानिब बम बरसाने का जो सिलसिला है वो जारी है। नसीरात कैम्प, शुजाइया, रफ़ा शहर पर अंधाधुंध बमबारी की जा रही है और फ़लस्तीनी शोहदा की जो मजमूई तादाद है वो 19,000 के करीब पहुँच गई है। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फोर्सेस अपने होशो हवास खो बैठी है और फायरिंग करके अपने ही 20 एहलकार हलाक कर दिए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर की है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ फौरी रोकने का मुतालबा किया जी है। हाँ, तो इसी तमाम तरह सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। हर गुजरते दिन के जी साथ मैम। सेहूनी दरिंदगी की शिद्दत में इजाफा देख रहे हैं हम, और इस जंग के फैलने के खदशात ज्यादा हो रहे हैं। गजा जंग का अंजाम क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस जंग को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक नज़रियाती पहलू है और एक जो ज़मीनी हक़ायक़ है उनकी पहलू के लिहाज से। जो नज़रियाती पहलू है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक जानिब जो है ज़ुल्म और बर्बरियत की इंतहा है और दूसरी तरफ सब्र और इस्तिक़ामत की इंतहा है। जी। एक तरफ जो है वो आलमी क़वानीन, आलमी इदारे, आलमी जो बरादरी है उसकी जानिब से तशवीश और कंडेमनेशन है, जबकि दूसरी जानिब जो है इन क़वानीन और इदारों की जो कॉल्स हैं, यूएन रेज़ोल्यूशंस हैं, उनको बिल्कुल वायलेट भी किया जा रहा है और बालाए ताक़ भी रखा जा रहा है। एक जानिब आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स की कोई किसी किस्म के किसी कानून की, किसी लॉ की कोई पासदारी नहीं की जा रही। बल्कि आप जानती हैं कि 100 से ज़्यादा यूएन के जो वर्कर्स हैं, वो जी, भी अपनी जानों गंवा से चुके हैं। गए हैं इन हमलों में। तो ये तो इसका एक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं सिफारती सतह पे, तो पूरी दुनिया जो है, उसकी जो एक वाज़ेह मेजॉरिटी है, वो यकीनन फ़लस्तीनियों के गम में शरीक है, उनको सपोर्ट कर रही है और जंगबंदी पे ज़ोर दे रही है। मोहम्मद अली साहब, लेकिन ये कहिएगा बदकिस्मती कि से अक़वाम जो मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादें मौजूद हैं, हालिया भी ये करारदाद मेजॉरिटी से पास हुई है, तो इन करारदादों का क्या मुस्तकबिल है, कितनी मौसर होंगी ये? जी देखिए, ये जो जनरल असेंबली की करारदादें होती हैं, इनका सियासी और एक तरह से जो मोरल प्रेशर होता है, वो बहुत होता है। क्योंकि दुनिया की देखें 193 रियासतों में से अक्सर रियासतें जो हैं, वो जंगबंदी पर ज़ोर दे रही हैं और फ़लस्तीनियों की जो सूरत-ए-हाल है, उस पे तशवीश का इज़हार कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो तस्वीराती हकीकत है, वो ये है कि जो फैसला साज़ फ़ोरम है अक़वाम मुत्तहिदा का, जी, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। बिल्कुल। और उसमें चूँकि आप जानते हैं कि बड़ी ताकतों को वीटो का इख्तियार हासिल है, तो अभी हाल में भी जो सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ोल्यूशन आई, उसको अमेरिका ने आप जानते हैं वीटो कर दिया था। अलबत्ता अमेरिका की जो पॉलिसी है वो 3
एतबार से देखी जा सकती है। एक जानिब वो पब्लिक प्रेशर और पब्लिक सेंटिमेंट को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा अपने बयानियों को उन्होंने में तब्दीली लाई है और जी। एहतियात बरती है कि जंग बंदी के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविलियंस की टारगेटिंग के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब जब आप तस्वीराती हकीकत देखते हैं तो वो 14 अरब डॉलर की उन्होंने पास की है जंगी इमदाद, दिफाई इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम, एम्यूनिशन और वो तमाम हथियार जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दूसरी हकीकत है। हम्म। और तीसरी हकीकत ये है कि सिफारती सतह पे भी जंग बंदी की अमेरिका मुखालफत कर रहा है। तो ठीक। जब इन तीनों मामलात को जामिया अंदाज मोहम्मद में अली साहब, देखते हैं अभी तो आपको नतीजा नजर अमरीकी आती है। सदर के जो बयानात आ रहे हैं इस जंग को लेकर, आपको लग रहा है कि अब एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है इजराइल और अमरीका के बीच में? देखिए मैं समझता हूँ कि इसराइल का चूंकि वहाँ की जो एलीट है या जो ज्यूश लॉबी है उसका बहुत असर व रसूख है अमेरिका के अंदर, तो बदकिस्मती से जो तनाज़ात या कशीदगी अगर अमेरिका और तनाव अमेरिका और इसराइल के दरमियान पैदा भी हम्म। होता है वो इस रिलेशनशिप को कमज़ोर इस हद तक नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि इसराइल जो है उसके जो जंगी अहदाफ हैं वो ये हैं कि तमाम कैदियों को आज़ाद कराया जाए और जो हमास है उसकी जंगी सलाहियत का खात्मा किया जाए। जी। तो यकीनन वो इन दोनों अहदाफ में कामयाब फ़िलहाल नज़र नहीं आता। लेकिन बदकिस्मती से जो बाकी दुनिया है, चीन है, रूस है, बाकी जो आलमी बरादरी है, वो बदकिस्मती से अमेरिका पे प्रेशर डालने में या इसराइल पर प्रेशर डालने में कि वो जंग बंदी फौरी जी। तौर पे करे, अभी तक कामयाब नाकाम। नज़र नहीं आती है, अच्छा मोहम्मद जिसकी अली वजह से साहब, जंग जारी है। आलमी मीडिया के मुताबिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं जनरल असम्बली की करारदाद की पासदारी नहीं कर रहे और ये सिर्फ सियासी एतबार से ही वजन रखती हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है इन्हें करारदादों का? देखिए मैं ये समझता हूँ हकीकत पसंदाना और गैर जज्बाती अंदाज में अगर देखा जाए तो ये जो करारदादें होती हैं, हम्म। ओआईसी की करारदाद हो, यूएन जनरल असेंबली की करारदाद हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात हो, इसका एक इसकी अहमियत इस हद तक तो होती है कि ये आलमी बरादरी, आलमी राय को रिप्रेजेंट करती है। जिन अक़वाम और इदारों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके सेंटिमेंट और कंसर्न की ये नुमाइंदगी कर रही होती है। लेकिन ये फैसला कुन असर बदकिस्मती से उस इसलिए नहीं रखती कि जंग की जी। जो सबसे बड़ी हकीकत होती है जनाब, वो ये होती है कि क्या आप जो जारे है उसकी जो कॉस्ट ऑफ अग्रेशन और ऑक्यूपेशन है उसको बढ़ा सकते हैं या हम्म। नहीं। हम्म। तो वो 2 एतबार से ही हो सकती है कि या तो इसराइल पर तमाम उसकी दिफाई इमदाद बंद कर दी जाए या उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे तो दिफाई आलमी सतह इमदाद पे बंद करेंगे तो वेपन माली इंडस्ट्री पाबंदियां कैसे लगाई चलेगी? जाए। ये बताइएगा मोहम्मद अली साहब के नेतन्याहू फ़लस्तीनी दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि अभी 13 मिनट्स हुए हैं बस, अभी सीएनएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जी, डम बम्स के नाम से। उन्होंने कहा है कि अनगाइडेड अनप्रिसाइज जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं वो फेंके गए हैं इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर। यानी कि सिविलियन जी बिल्कुल। कैजुअल्टीज़ किस कदर हुई हैं इस मामले में? जी, बिल्कुल ऐसे ही है और देखें ये 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा हमारे लिए लेसन भी है कि देखें हमारी आँखों के सामने जो मग़रबी इख़्लाक़ और रवायात, ह्यूमन राइट्स जी और हाँ। क़ानून का जो पूरा निज़ाम है, वो किसी हद तक इस जंग के नतीजे में एक्सपोज़ हो रहा तो है कि ढोंग उसकी रचाया जाता है। असल हकीकत क्या है। अब बिल्कुल। जंगी कवानीन की जिस तरह से ये नेतन्याहू खिलाफ वर्जी कर रहा है, मोहम्मद अली साहब, इसको कटहरे में कौन लेकर आएगा? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि ये आलमी कानून, आलमी बिरादरी और आलमी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि अगर वो तवक्को करते हैं एग्जैक्टली। कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो ये निज़ाम आलमी निज़ाम मुरतब किया गया था, इस पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो ग्लोबल साउथ है, वो ट्रस्ट करे, इस पे रिलाय करे और इसका हिस्सा बनी रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अब आप देखें आलमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं चीन और रूस के इमरजेंस की वजह से, उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो पोलराइज़ेशन है उसमें इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि पोलराइजेशन जब में इजाफा होगा। डेवलपिंग वर्ल्ड मोहम्मद को अली साहब, अभी वर्ल्ड वॉर टू का आपने जिक्र किया तो उसमें एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि नाजीज के अगेंस्ट एलाइड जो इतिहाद बना था वो कितना मौसर बना था। तो अभी ज़ायनिज़्म के अगेंस्ट किसी मुस्लिम इतिहाद की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो ओआईसी हमें उस तरह से या 57 इस्लामी ममालिक उस तरह से एक पेज पे या उतने मुत्तहिद नज़र नहीं आता।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि मैं आपके तवज्जुह से हकीकत पसंदाना अंदाज में बताना चाहूँगा कि ओआईसी के अंदर जो 57 ममालिक हैं उनके 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जो कि आप जानते हैं जो जिनकी एक शुरू से डे 1 से जिसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल है जी। वो उनकी नज़रियाती पोज़ीशन है इसराइल के हवाले से एक गासिब रियासत के तौर पे जिन्होंने ना तो उसके साथ कोई ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, ना कोई रवाबित हैं। लेकिन जो बदकिस्मती से ये कम ममालिक हैं ओआईसी के और एक बड़ा ग्रुप वो है जो कि बतदरीज आप जानते हैं कि इसराइल के साथ ना सिर्फ उन्होंने सिफारती रवासिम कायम किए हैं बल्कि तिजारती और दिफाई रवासिम भी उनके काफी करीबी हैं। जबकि जो तीसरा ग्रुप है ओआईसी के मुस्लिम ममालिक का वो है जो कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद बतदरीज दूसरे ग्रुप में शामिल होना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि वो इसराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात कायम करे। तो इस जंग के नतीजे में अब अवामी प्रेशर की वजह से उनके लिए दूसरे ग्रुप में शामिल होना मुश्किल हो गया है। लेकिन चूंकि ये 3 ग्रुप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कंसेंसस होना कि तमाम मुस्लिम ममालिक अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लें और पहले ग्रुप में शामिल हो जाएं और इसराइल के ऊपर पाबंदियां लगाएं और मगरिब के ऊपर प्रेशराइज करें कि जनाब इसके तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह से पर्ल हार्बर वाला इंसिडेंट था और फिर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, इस तरह से कोई हादसा क्या दरकार है कि ये तमाम 57 ममालिक एक पेज पर आएंगे? बदकिस्मती से देखिए एक हकीकत ये है कि हर मुल्क की चूंकि सॉवरन है, उसकी अपनी खारजा पॉलिसी है, अपने मफादात हैं, अपनी तरजीहात हैं, तो इन सब का इनको मिलना तो चाहिए नजरियात के एतबार से, जज्बात के एतबार से, कॉमन कंसर्न के एतबार से। लेकिन बदकिस्मती से जो जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक उनके मफादात हैं और फिर उनको ये भी एहतमाल है, मुझे कहने दीजिए कि वो एक हद से ज्यादा आलमी ताकतों को नाराज भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर तजिया दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो 57 ममालिक हैं ये किस तरह से एक होते हैं, किस तरह से एक पेज पर आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जी ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और ब्रेक में मैं और शहरबानो जिक्र कर रहे थे, हमारी कोलीग हैं हिना न्याजी। तो मुझे अब याद आया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी दोस्त हैं और मेरी भी अच्छी दोस्त है। मेरी ज्यादा अच्छी दोस्त है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, चूंकि आपकी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि फिर मैं आपसे पूछ लूं, आजकल मुझे तो वो दफ्तर में नजर नहीं आ रही, कहाँ होती है वो? अच्छा, मैं भी इस चीज का पता लगवाने की कोशिश कर रही हूँ कि हिना आखिर आप हो कहाँ। तो बड़े ज़राए से मुझे पता चला है कि हिना अकेली नहीं, उनके साथ रमीज राजा भी नहीं मिल रहे। पता चल रहा है कि वो लाहौर की सड़कों पर रिक्शा राइड को एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। न्याजी और मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार से। रिसेंटली अभी मैंने उनके साथ काम किया, स्क्रीन शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने का मौका मिला और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी। भाई सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है, गुड लुक्स भी हैं और उसके अलावा एक जबरदस्त बात यह है कि लोग सानू बॉन्ड हॉर्न नहीं देता। दिन रात लोगों ने सवाल आने हैं, लोग पूछते हैं ना, सारे को ये पूछते हो, उन्होंने को ये पूछते हो, उन्होंने को वाली जिंदगी दी गल्लां पुछसान देनियां। आज तो पहले शायद उन्हें बहुत घट इंटरव्यूज विच गल कीती होवे। सारी कोशिश हो सी उन्हां दी जिंदगी दे उन पहलुआं ते गल करां जिस दे बारे तुसां सारे जानदे चाहंदे हो। साडे नाल इस वक्त मौजूद हैं रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? नाइस कलर। थैंक यू, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। अच्छा जी, तो कैसे आप ठीक हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज रमीज के साथ मैं लंच पे जा रही हूँ, इनको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके जा रही हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है अच्छा, वैसे मतलब मजे की बात, आपके लिए एक सरप्राइज हमने रखा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते होंगे, क्या आप एंजॉय करते होंगे लग्जूरियस राइड्स को, लेकिन आज आपके लिए बहुत जबरदस्त सवारी इंतजार कर रही है। मुझे खतरा लग रहा है। आ जाए फिर आप। नाज़रीन, हम बैठ चुके हैं द सुपरस्टार रमीज हसन राजा के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे, वो तमाम सवालात जिनका आप सबको शिद्दत से इंतजार था। रमीज, सबसे पहले तो ये बताएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हैं, ये रिक्शे में आज पहली दफा बैठे हैं क्या? देखिए,
जान पे खेल के मैंने पहली दफा इंटरव्यू दिया है क्योंकि मेरी नजरें आगे जमी हुई है कि क्या हो एक रहा तो मुझे ये है कि कहीं हम कुचले ना जाए और दूसरा हमारा चलान ना हो जाए हाँ जी और बिल्कुल तीसरी ये है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपको ग्राउंडेड रखता है है ना। बिल्कुल। जो यंगस्टर्स आपको देखते हैं और आपको अडोर करते हैं तो क्या देखिए उनको ये जो बताना मीडियम है ना ये विजुअल का भी है, ये बोलने का भी है, एक्सप्रेशन का है और फिर मेहनत का है। इसलिए कि जब तक अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं, चाहे आप क्रिकेट खेले भी होंगे, कई दफा आपको क्रिकेट के फाइनल पॉइंट्स आप मिस कर जाते हैं जी। बिकॉज आपकी सारी जो कंसंट्रेशन होती थी एज अ क्रिकेटर जी। वो बैटिंग या बॉलिंग की तरफ होती थी जो आप जी। करते थे। बट ये ऑलराउंडर होना पड़ता है आपको। सो और फिर एक्साइटमेंट लेके आनी है, उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी आप चीज बता रहे हैं वो लोगों तक आसान तरह से पहुंच जाए। पहुंचे। सो प्रैक्टिस करें और करियर तो है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है। पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं क्या? पैसे ठीक मिलते हैं, ऐसे नहीं है। देखे ना, अगर हमने मैं सुना है कहूँ बहुत ज्यादा पैसे मिलते नहीं, हैं। अगर सलमान खान को एक बिग बॉस की एपिसोड के 15 करोड़ मिलते हैं तो हमें 15 पैसे मिलते हैं उसके मुकाबले। तो ये रेले आई मीन गल्ला ही बनिया नहीं। हाँ, असल पैसे हैगे ने पर एने नहीं हैगे। अच्छा और बिल्कुल इसलिए ज्यादा पैसे हैगे नहीं जी। क्योंकि अदरवाइज ਅਸੀਂ रिक्शे सवारी ना कर ना कर रहे होंगे ते ਅਸੀਂ अपनी मंजिल पे पहुंच चुके बगैर चलान कराए। बगैर चलान कराए। और आज मैं रमीज को लेकर आई हूँ एक बहुत जबरदस्त लंच कराने, कुछ डिफरेंट भी ट्राई करेंगे। मेरा पर्स कहाँ गया? मैंने अभी रिक्शे वाले को पैसे भी देने थे। हाँ तो उधार रमीज पे कर लेते हैं। उधार वाला तो मुझे नहीं लगता, वो कह रहे हैं उधार एक जंग है इसीलिए बंद है। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर हैं। चाचा जी को हम पैसे देंगे और अंदर जाके खाना ऑर्डर करेंगे और मजीद बहुत सारी बातें होंगी। देखते हैं अब चाचा जी कोई डिस्काउंट देते हैं या नहीं। रमीज, हमारे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगी और आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है। जरूर। 3 people you call the most. 3 people call the most. Yeah. वो प्रोडक्शन हाउसेस जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं। Can you name them? नहीं। You don't want to name and shame them. Okay, fine. अच्छा, और कौन है? मजर, Okay. स्टैटिस्टिकल जीनियस है वो। Okay. एंड एक आधा कोई और होगा तो खास नहीं। भाभी को नहीं करते ज्यादा कॉल? फोन, फोन। क्योंकि मैं तो घर पे ही रहता हूँ, उसको फोन कॉल क्या करूँ? Okay, fine. कोई ऐसा हिडन टैलेंट जिसके बारे में लोग नहीं जानते? कि मैं ड्रम्स बजा सकता हूँ, मैं बॉन्गोस बजा सकता हूँ। Really? एब्सोल्युटली। और जब हम MBA में थे, एक दो जी। मेरे जो क्लास फेलोज के साथ हम जैमिंग सेशन भी करते थे। Okay. सो पता नहीं लोगों को पता है इस चीज का या नहीं। जबरदस्त। अब जो हमारे पास नेक्स्ट राउंड है आपके लिए वो है कि आपने सही जवाब की बजाय गलत जवाब देना है। अच्छा, ओके। ठीक है? मतलब ये खाना फजूल है। हाँ, एग्जैक्टली। खाना बहुत अच्छा है लेकिन इन्होंने गलत जवाब देना और कहना है खाना बहुत फजूल है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? बेकार। As usual. ये प्रोमो लाइन है, ये प्रोमो लाइन है। Okay, so your nickname, Ramiz, please आपने। Your nickname. गलत बताना है। गलत बताना है। माजा। माजा। Okay, so your good habit. गलत बताना है। सुबह जल्दी उठना। अरे वाह वाह। बाबर आजम का नाम आपके फोन में किस नाम से सेव है? हंसता हुआ इंसान। हंसता हुआ इंसान। Okay, how old are you? Interesting. 16। अरे वाह। खाने के बाद शायद 12। Okay, so what country are you from? गुजरावाला।
ओके मेरे दादा तो मेरे वालिद और वालदा को गुजरावाला के वो ऐसे लगता था अलग कंट्री से आए हैं। ओके जबरदस्त, थैंक यू। ओके तो ये सब कुछ हो रहा है। हिना मुझे भूख न्याज़ी लगी, यहाँ पर मुझे है। भूख लगी खाने बाकी की। सब कुछ छोड़े, खाना बहुत मजे का लग रहा था और एंजॉय फुल किए, मैं वही फुल कह रहा हूँ एंजॉय यार। कर रहे हैं। और रमीज राजा के जो सवालात के जवाबात थे हाँ हिना तो खूब एंजॉय कर रही है। मैं कह रहा हूँ उसे फौरी राब्ता करें और उसे बोलें कि हमें भी लेके जाए। अगले इस तरह के आउटडोर पे हमें भी साथ लेके जाएं। और ये खाने का भी पूछें कि ये खाना क्या था? ये रेस्टोरेंट का नाम क्या था और ये खाना कौन सा है? ठीक है। ये तो अभी दिखाया है, स्टार्ट है, सुनो डिजिटल पर आप कंप्लीट देख सकते हैं। बड़ा अच्छा। मजे का ये सारा सेगमेंट उन्होंने full on रिकॉर्ड episode किया है। record हुआ हाँ, कोई? फुल एपिसोड वाह। रिकॉर्ड किए दोनों ने और बड़ा मजे का है। तो ये हमने सिर्फ उसका वैसे आपको खैर प्रोमो बानो कोई दिखाया। हाँ कोई सरप्राइज है ये? बिल्कुल, ये सरप्राइज से पहले की अच्छा। एक छोटी सी कहानी झलक है, अच्छा, झलक अच्छा, है। अच्छा। कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है यानी कुछ कि इंटरेस्टिंग आ रहा है, लेकिन वो खुद ही बताएंगे। हम तो वाह। सिर्फ इशारा दे रहे हैं। मैं खुद वेट कर रहा हूँ जी। आई वुड लव टू सी। हाँ। और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, सुनो क्योंकि- टीवी, सुनो न्यूज में वो सब कुछ आएगा। हाँ जी। और ये सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज को पहले ही ज्यादा बताऊंगी तो पता लग जाएगा कि क्या आने वाला है, तो मैं नहीं बताऊंगी। बस अभी फौरी तौर पे ना राब्ता करें जरा हिना से और उन्हें पूछा जाए कि ये खाना दो। खाना क्या है? है ना, हमें भी खाना खिलाओ, ये बात गलत है। ठीक है, हमें भी ट्रीट दी जाए हाँ, प्लीज। हमें भी ट्रीट दी जाए। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूख लगा दी आपने, दिखा के इतना क्लासी किस्म का खाना, इतना यमी लग रहा था। तो छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस मसले की जो हम सबको बड़ा अच्छा लगता है कि बाल गिर रहे हैं हमारे, तो कैसे इसको बचाया जा सकता है। और मसला बहुत बड़ा है। इस मसले के हल के लिए भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ब्यूटी जो है ना वो बालों के साथ है, बालों के बगैर आपकी जो थोड़ी ब्यूटी है वो कम हो जाती है। कुछ लोगों को तो वैसे मैंने देखा है वो बगैर बालों के भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो कैरी करें, लेकिन ज़्यादातर तो बात सही है कि ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। और जब हेयर फॉल शुरू होता है तो एक तो कॉन्फिडेंस में कमी भी आना शुरू हो जाती है, ऊपर से इतनी टेंशन होती है, ऊपर से आप जब डिफरेंट शैम्पूज यूज़ करते हैं तो ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, डॉक्टर ज़ैनब। डॉक्टर ज़ैनब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो वेलकम टू होम। थैंक यू मैंने इसलिए नहीं अनाउंस किया है, मैंने सबको पता ही है। थैंक यू डॉक्टर ज़ैनब, ये मसला ऐसा है जो साझा है, ख़वातीन और मर्द बिल्कुल सारे परेशान आज हैं आप इससे। वो नहीं पूछ सकते कि मर्द भी ये कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जी, हेयर फॉल होता क्यों है? हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन आपकी डाइट अच्छी ना होना, आपके बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में डेफिशिएंट हो जाना। नंबर 3 आपका बहुत सारे केमिकल्स बालों पे अप्लाई करना। नंबर 4 आपके जितने हीटिंग टूल्स हैं उनको डेली बेसिस पे यूज करना। और नंबर 5 हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है ये हमारे बालों को खराब कर रहा होता है। अब इंटरनली भी अटैक हो रहा है, एक्सटर्नली भी अटैक हो रहा है और डायरेक्टली बालों और स्किन पे हो रहा है। ठीक है, स्किन की बात तो हम मोस्टली करते ही रहते हैं कि ये लगा लें, ये कर लें, लेकिन बाल बेचारे जो है ना वो निगलेक्टेड रह जाते हैं। उनका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये देखें कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आप जितना मर्जी मेकअप कर लें, जो मर्जी आप तैयार हो जाएं, या वैसे भी आप कितनी मर्जी हाइड्रेट कर लें स्किन, जब तक आप बाल ना बनाएं आप नहीं अच्छे लगेंगे। अब बालों को अच्छा आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे फूड्स बता देती हूँ जिनको खाएं अगर आप, तो आपको बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स जो हैं उनकी डॉक्टर तरफ ज़ैनब, जाना अगर नहीं आप पड़ता। फ्रूट्स बताने से पहले हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि इस सेगमेंट में वो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, आप कॉल करें और आप अपना मसाइल, अपने जो मसाइल हैं वो बता सकते वहाँ हैं। तक पहुँच जाएं। डॉक्टर हम आगे डॉक्टर ज़ैनब फौरी तक पहुँच रेमेडी जाएंगे। बताएंगी। अब बताएं जी ज़रूर। फ्रूट्स। आपने जितने भी देखे हैं कि अगर हम देखें कि हेयर फॉल अब ज्यादा होना शुरू हो गया, हमारे नानी दादी या माओ की एज में इतना ज्यादा नहीं नहीं था। था। नहीं था। उनके बल्कि- बाल तो बड़े प्यारे थे। बल्कि आप वो ये बात कह रही होती है मेरी तो छुट्टियां इतनी सी रह गई और हमारे बेचारों की छुट्टियां उससे आधी होती है और हम फिर भी कह रहे थे नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रीजन जो है ना वो बेसिक हमारी डाइट ही आती है इस पीछे। डाइट में अगर आप डेली बेसिस पे अपने इनकॉर्पोरेट करते हो, जैसे नट्स हैं और सीड्स, इनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं और ठीक है। आपके बेसिकली जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं।
ओके। अब इसमें ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि शायद मेरे बाल कम हैं तो मैं ये वाला जो है वो प्रोसीजर करा लूंगा तो मेरे शायद नंबर ऑफ हेयर्स इंप्रूव हो बढ़ जाएंगे। जाएंगे। हाँ बिल्कुल। नंबर ऑफ हेयर्स इंप्रूव कराने का एक ही तरीका है, वो भी है हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा। और हेयर अच्छा, वो ट्रांसप्लांट डाइट से नहीं होता है? अब देखिए, अगर एक बंदे के बाल्डनेस आनी शुरू हो गई है, यानी बिल्कुल। गंजपन शुरू हो गया है और उसके एक एरिया में 3 से 4 साल से बाल नहीं है, तो उसकी रीग्रोथ बालों की करवाना विद डाइट सिर्फ चांसेस हो सकते हैं 20 to 25%। इससे ज्यादा चांसेस नहीं। पीआरपी करवा सकते हैं? देखिए, पीआरपी का काम हेयर ग्रोथ नहीं है। हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि बाल गिर रहे हैं, बाल कम हैं तो पीआरपी करा ली जाए। नहीं, पीआरपी का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो बॉडी से ब्लड लिया जाता है उसमें से जो हेल्दी आप समझ लें ग्रोथ के लिए होते हैं हार्मोन्स, उनको इंजेक्ट किया जाता है, वो सिर्फ बालों को बेहतर कर सकते हैं, उनका वो जो आपके टेक्सचर सर बेहतर के कर ऊपर सकते हैं। बाल है सिर्फ वो बेहतर होते हैं, नए Exactly. नए सिरे से बाल नहीं नए उगते। सिरे से बाल नहीं आते। सही। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बाल पे सर पे 1000 या 100 फॉलिकल है, बाय बर्थ आप समझे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके सर पे तकरीबन 1 लाख फॉलिकल मौजूद होता है। अब या तो वो बाय द टाइम कम होना शुरू हो जाता है या बाय द टाइम वो बंद होने शुरू हो जाते हैं फॉलिकल्स को अगर आप एक्टिव नहीं करते हो या उनसे बाल नहीं निकलते हैं तो वो फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, यानी बाल। अच्छा सर, हमारे साथ हमारी कॉलर मौजूद है उज़मा लाहौर से। उज़मा, बताइएगा क्या मसला है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी जी। वालेकुम सलाम। जी बात करें। जी, मुझे इनसे ये पूछना है कि जो इसमें केमिकल वाले शैम्पू है उनकी बजाय अगर हम घर में कोई शैम्पू, आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या है जिससे हम लोग बाल धोएं? और दूसरा, जो बाहर से हमें मेडिकल में वो एक स्प्रे मिलते हैं तो जो बालों में हेयर फॉल है वहाँ पे आप ये 3 पफ करें या 5 पफ करें, उसके लिए अगर घर में कोई बनाना हो उसके लिए ज़रा गाइड करें। वो तो बहुत महंगे हैं जो मेडिकल में हैं, तो अगर आप बताएं तो कैसे। ठीक है, ओके उज़मा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है शैम्पूज। ऑफ कोर्स शैम्पूज जो हैं वो केमिकल्स बड़े हार्श हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं और मोस्टली हमारा जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो इसीलिए हो रहा होता है कि बाल शैम्पूज हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो गिरने शुरू हो जाते हैं। अब एक मसला ये आता है, हम अगर बालों को कलर करते हैं ना, उसके बाद हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है कि ये कलर के लिए वो एक्स्ट्रा केमिकल अप्लाई हुआ, उसके ऊपर हमने और केमिकल, वो केमिकल्स इतना एक्सेस में हो जाते हैं कि बाल तबाह हो जाते हैं। अच्छा, कलर से भी बाल खराब होते हैं? बिल्कुल, कलर से सबसे ज्यादा। अब ये कंपनीज माइंड करती हैं इस चीज को अगर हम बताते हैं तो, लेकिन जो डब्बे वाला डाई होता है, कहते हैं नोमिया फ्री या पता नहीं इस तरह कोई कुछ वर्ड नहीं होता है। होता, कुछ लोग तो मेहंदी भी लगा नमूनिया लेते फ्री, सल्फेट फ्री, कुछ उसमें फ्री नहीं होता, सब कुछ एडेड ही होता है। बॉक्स पे लिखने पे कोई देखा नहीं जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जो डब्बे वाला डाई है ना वो सबसे ज्यादा बालों को डैमेज करता है। तो यूज ही वो करते हैं सारे। आप ये देखिए, हम महीने में 3-3 बार लोगों को प्रैक्टिस करते देखते हैं कि वो लाइक बाय द वीक यूज कर रहे होते तो हैं। देसी टोटका भी तो है ना, वो मेहंदी लगा लेते हैं कुछ लोग। वो जो उज़मा लेकिन पूछ मेहंदी रही जो थी। है उसमें केमिकल इतना ज्यादा आता है कि आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो अच्छा। बालों। आप अगर सिंपल शैम्पू घर पे बनाना चाहते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, और उसके अंदर अगर आप एलोवेरा डाल लेते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, एग्जैक्टली, और उसके अंदर आप एलोवेरा डाल लेते हो, ठीक है। उसको आप पकाते हैं उसको बेसिकली आंवला, रीठा और शिकाकाई को, और उसके बाद उसको स्टेन कर लें, उसमें एलोवेरा जेल डाल लें, ठीक। तो ये आपका बेहतरीन शैम्पू बन ये किस अच्छा। फॉर्म में बनेगा? लाइक ये कोई जैसे Liquid लिक्विड ही form। हमारा अच्छा, शैम्पू liquid। होता है, हाँ बिल्कुल अच्छा। वैसा ही शैम्पू बन जाएगा जो आंवला, आप रीठा। वही इनकी use कोई करती हैं? क्वांटिटी भी है, लाइक कितनी क्वांटिटी में जो है ये ऐड करने हैं सारे? एग्जैक्टली, अगर आप तीनों को 100 ग्राम्स ले रहे होते हो तो वो आपकी जो है वो हो रहा होता है, एक मिक्सचर बन जाता है। सही। उसके अंदर ठीक। अगर आप एलोवेरा ऐड करते हो तो वो आपका बेस्ट जो है ना रिजल्ट दे देता है। अब एलोवेरा को जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आपके बाल नेचुरली सफेद होना शुरू हो गए जी, जी। हैं, बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं, तो आप उनको काला करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे राना कुछ साहब, लोग- आपकी तरफ देख के ज़ैनब क्यों हंस रही है? मैं ये समझ बताने नहीं आ लगा रहा था। सफेद बालों में। मैं यही बताने लगा बालों में था। चांदी आ गई नहीं नहीं, आपके। मैं बताने लगा हूँ, मेरा मुझे लेट मी आंसर इन्होंने धूप I में believe- सफेद बाल जल्दी कर लिए। आई बिलीव इन 3 G's। अच्छा, मैं ठीक है। किसी का डायलॉग है माजरत ठीक के है। साथ, मैंने कहीं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। वो कहते हैं जी आई बिलीव इन 3 G's। हाँ। गो ग्रे ग्रेसफुली। ओह। तो मेरे ख्याल से आपको कुदरत जो तोहफा दे उसे खुशी कबूल खुशी करना कबूल चाहिए। करना चाहिए। That जी is प्लीज। true। अच्छा, कबूल एक करना और स्टार्ट में आपने कहा था कि पीआरपी से या फिर दूसरी चीज़ों से। अच्छा, लुबना हमारे साथ है। लुबना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? मैं ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी जी जी, जी। पूछें।
एक तो आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू लुबना। जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी बेटी है, वो 12-13 साल की थी जब उसके ना बाल सफेद होना शुरू हो गए थे और अब तकरीबन उसका पूरा सर सफेद हो गया है। तो प्लीज इसके लिए मुझे बताएं कि वो दूध, दही, गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाती, फ्रूट भी बस जो उसको अच्छा लगता है वही खाती है। तो वो कह रही कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो अब माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है। तो आप मुझे कुछ बताएं कि उसके बाल दोबारा काले हो जाएं। ठीक है, ओके। और दूसरा ये कि मेरे अपने बाल जो है ना बहुत बारीक हो गए हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं बाल। ओके, चलो दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं। आपके बारीक होने का बालों का जवाब तो ये है, आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें, क्योंकि जब स्ट्रेस हम लेते हैं तो बाल सबसे ज्यादा गिरते हैं। ओके। और जो बच्चों की बात है, नंबर 1 आपने उसका रीजन खुद ही बता दिया है कि वो बच्ची प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती। जब आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो बाल ऑलरेडी आपके या तो गिरना शुरू हो जाएंगे या सफेद होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी इसमें रीजन ये भी आती है, जिसको मैं बिल्कुल ब्लेम उस इंसान को नहीं करती, कि ये कभी कभी आपके जेनेटिक्स भी होते हैं। हाँ जी। आपके अगर जेनेटिक्स में ये चीज है, बॉल्डनेस अगर जेनेटिक्स में है और आपने उसको रोकना है तो आपको उसके लिए बड़ी एफर्ट और मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके ग्रे बाल या सफेदी, चांदनी जैसे आप कह रही हैं, वो आना आपके जेनेटिक्स में है, तो उसको भी रोकना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बालों में भी चांदी आ चुकी है। हम चाह रहे हैं सोना आ जाए। अब सोना, हाँ, सोना कुछ लोग करवाते हैं। एग्जैक्टली, वो हाँ वायर्स आप करा हाँ। सकते हो गोल्ड की। अच्छा, इसमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट को रन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी आ रही है। ओके। सबसे पहले जिंक की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन बालों में देखी जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, हमने आज तक विटामिन ए सिर्फ सुना है आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। ओके। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि आपका जो ये आता है, अंडे आपके जो है वो आपको जिंक की बड़ी अच्छी सोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे जो रीजन बालों के गिरने का आ रहा होता है, वो आ रहा होता है आपके एचबी के लेवल्स अगर लो हैं, यानी अगर आप एनेमिक हैं तो भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ज़ैनब, हमने देखा कि मार्केट में भी अब तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बड़ा एड्स वगैरह चलते हैं। कुछ कंपनियों ने बड़े 4-5 आइटमें मिक्स करके हाँ वो तेल बनाते हैं। तो इज इट गुड? वो यूज करना चाहिए? धनिया, पुदीना, हाँ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा होता है, प्याज का पानी, ये देखिए, अगर तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो खुद चीजें बनाएं, तो आप बाहर से खरीदें, लेकिन फिर भी ट्रस्टेड किसी कंपनी से लें जिसका आपको लगे कि अच्छा ही होगा। अदरवाइज घर पर खुद बनाएं। अच्छा, खुद बनाने के लिए क्या क्या मिक्स करें? प्रेफरेंस यही है कि आप घर पर खुद बनाएं। बिल्कुल, घर पर खुद बनाने के लिए आप ऑयल्स जो हैं, अच्छा अब डिफरेंट ऑयल्स डिफरेंट लोगों को सूट करते हैं। हर ऑयल हर बंदे को सूट नहीं करता। ऐसा ही है। जैसे हम ये बात कहते हैं, विटामिन ई जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर विटामिन ई के कैप्सूल्स हम डेली बेसिस पे देना शुरू करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा वजन बढ़ना है। तो विटामिन ई की बेस्ट सोर्स आप ले सकते हो बादाम। अगर आप बादाम डेली बेसिस पे, अब जो हम वो कहते थे ना बचपन में 7 बादाम, 11 बादाम, 21 बादाम, वो सोर्स यहाँ प्ले कर रही है रोल। आप ये अच्छा, देखें, बादामों के बारे में भी हमारे पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि वो भिगो के ओवरनाइट रखें, सुबह उसकी हाँ वो उतार के उसका कवर ऊपर का। अच्छा, इसमें भी साइंस ने दोनों तीनों जो रोल्स हैं उनको दिया है। हाँ, अगर आप सूखे बादाम खाते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप उसको भिगो कर उसका ऊपर से छिलका उतार कर खाते हैं तो आपकी बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उसका जो छिलका है उसमें फाइबर होता है। अब मैं इसमें ये लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप बादामों को भिगोएं, आधों का छिलका उतार लें, आधों को छिलके के साथ रहें। लेकिन वो भिगोए हुए जो हैं वो छिलके के साथ तो खाए नहीं जाते, उनका छिलका बड़ा डिफरेंट मजा आता है उसका। अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे भागे हुए बादाम। वाह वाह वाह। सियालकोट से कॉल आई है, फरीहा कमल हमारे साथ है। फरीहा, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं आपी? मैं ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो मेरी डाइट भी अच्छी है लेकिन ना बालों पे कोई फर्क नहीं आ रहा। कोई भी शैम्पू यूज करती हूँ ना तो उससे मेरे बाल और ज्यादा खराब हो रहे हैं। ठीक है, आपकी एज कितनी है? जी, आपकी उम्र कितनी है? 23। असली वाली? जी असली वाली। चलें ठीक है फरीहा, हम ज़ैनब गोंदल साहिबा से पूछते हैं कि आपको क्या करना है। अच्छा, एक तो इसमें ये हो सकता है कि अगर आपकी डाइट भी अच्छी है तो उसमें ये रीज़न हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जिसमें आप डेली बेसिस पे अंडा ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, यानी प्रोटीन्स अपने ज़्यादा बढ़ा लें।
क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अगर हम ये देखें कि बहुत सारी औरतें कहती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उनके बाल गिरने शुरू हो गए, और कुछ के तो बहुत अच्छे हो और जाते कुछ ये कहती हैं, मैं उसका भी रीजन बताती हैं। हूँ। मेरे तो बहुत अच्छे हो गए। हाँ, वो बताने लगी हूँ क्यों हो गए अच्छे। कि प्रेगनेंसी में भी गिरने शुरू हो गए। अब आपके अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि आपकी डॉक्टर अच्छी थी, उसने आपको आयरन जो है वो आपका पूरा रखा, आपके HB लेवल्स ठीक रहे, आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ। नहीं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत खिदमत की थी। दोनों हम रोल कर सकते हैं। हाँ। आपने डाइट अच्छी रखी, आपने अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं आने दी, इसलिए आपके बाल ज्यादा अच्छे हो गए। हो सकता है आप उससे पहले अपना इतना ख्याल ना रखती हो, ऐसा ही है, इसलिए आपके बाल उसके बाद ज्यादा अच्छे हो गए। बहुत अच्छे हो गए और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा वाओ, एक्साइटमेंट से आपसे रहा नहीं जा रहा। मुझे लगा शायद विटामिन्स हम बहुत ज्यादा मिकदार में लेते हैं। विटामिन्स जो, अब देखें, हम ये नहीं कह सकते कि जो चीजें आप पे इफेक्टिव थी वो मेरे पे भी इफेक्टिव होंगी। हम असल करते क्या है, जब बैठते हैं ना, मिल बैठते हैं, हम बात करते हैं, आप कौन सा मल्टीविटामिन खाते हैं? आपने बताया मैं फलानी कंपनी का, वो भी वही खाएगा। हाँ, मैं वही लेकिन खाना ये, शुरू अच्छा जैनब, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुझे सूट करता है, कौन सा नहीं? मतलब सारे ट्राई करके देखें, चेक करें आप। मेरे ख्याल आप अपने टेस्ट करा लें, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस चीज के डेफिशिएंट हैं। अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है और आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं, जिंक का या बायोटिन का, तो आपकी बॉडी में कभी भी बाल बेहतर नहीं होंगे। आप सारी जिंदगी खाते रहे, नहीं फर्क पड़ेगा। आपकी बॉडी में अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी है, बायोटिन आप खाएंगे तो ही आप ठीक होंगे। बायोटिन बेसिकली हमारी बॉडी में एक विटामिन ही होता है जिसको हम जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं अपने खानों से। अच्छा, ये जो विटामिन हैं ये मोटा भी करते हैं? अच्छा, साइंस इस चीज को एड्रेस नहीं करती किसी भी तरीके से, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से मिलकर ये देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा वेट गेन होता है, और वाकई हो जाता होगा, लेकिन ना साइंस मानती है और ना ही कोई आज तक प्रूफ, जो केमिकली प्रूवन इस चीज को देखा गया है कि कौन सा विटामिन है जो मोटा कर रहा होता है। अब जैसे विटामिन डी की अगर हम बात करें तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि मंथली औरतों को 2 बार और मर्दों को 1 बार लेना चाहिए। अच्छा, ये बगैर टेस्ट के ये इस चीज को फॉलो करते रहना चाहिए। विटामिन डी को हम सजेस्ट, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सायरा कमर जड़ावाला से। सायरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक, हम सब ठीक हैं। आपका क्या सवाल है? अच्छा, बहुत मुश्किल से कॉल मिली है, मैं फाइनली कंफ्यूज भी हूँ। मेरे ना बालों में प्रॉब्लम है, मेरे गंजपन सा हो गया है, बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत निकल रहे हैं बाल। तो ये बेबी के बाद ही हुआ है। मेरे ना माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, तो उनके बाद से मेरा हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, चले अभी बात हम यही बात कर रहे थे अभी, तो इसका बात आप कर लेते जवाब हैं। सुने ये जरूर। अगर तो बेसिकली एलोपेशिया शुरू हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप लोग डिफरेंट ऑयल्स की तरफ और एलोपेशिया होता केमिकल क्या है? प्रोडक्ट आप की गंज तरफ पर? जाते हैं। हाँ, आपके जिसको हम बाल जड़ भी कहते हैं, आपका कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है बालों का, फॉर एग्जांपल यहाँ वहाँ से बाल वो कम- बाल उतरना पैच शुरू हो एक जाते जो है वो हैं। एग्जैक्टली, और आपने देखा होगा उस पे पोर्स नहीं होते, क्योंकि वो यही चीज हो रही होती है कि आप बॉल्डनेस जो है वो आएगी। उसको मुझे ट्रीट करने का जो सबसे बेहतरीन हल लगता है वो ये है कि आप लहसुन लीजिए, उसको सेंटर से कट करें और उसको अपने उस पार्ट पे रब करें। अच्छा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ मर्द हजरात की बियर्ड वाली जगह पे भी ये हो जाता है। हाँ, आप उस पर भी लहसुन लगाएं आप। बिल्कुल। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर, हाँ। कुछ को बैक पर, कुछ को डिफरेंट फ्रंट पर। पैचेस और अच्छे खासे बड़े पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, सर बिल्कुल पूरे ऐसे ही। में, लोग कहते हैं beard में। शेव कर दो, हेड शेव कर दो, तो बाल दोबारा से आ जाएंगे और आपके अच्छे ये होंगे। सिर्फ 10 to 15% लोगों में होता है कि बगैर ट्रीट किए आप उसको जो है वो रीग्रो करा लो बालों को। अच्छा, ऐसा जैसे, नहीं हो सकता कभी। छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। उनके बारे में कहते हैं कि जैसे कुछ मदर्स होती हैं वो ज्यादा हेड शेव नहीं करवाती उनकी, तो वो कहते हैं जी इसके तुमने नहीं इसको उस तरह फिराया तो इसलिए इसके बाल कम है। तो साइंस तो इस चीज को बचपन नहीं, में तो 2-3 दफा टेंड होती है बच्चे की। हाँ 2-3 दफा नहीं, ज्यादा 10-15 दफा हाँ। पूरी गर्मियों टिंड गर्मियों में टिंडे ही बच्चों की होती रहती हैं और टिंड में बच्चों को देखने की इसलिए आदत हो जाती है। बचपन की फोटो एक भी ढंग की वाह वाह वाह। आज तो मेरे शहर से बहुत कॉल्स आ रही हैं। महक सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है। महक, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। ओके ओके। और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और मेरी एज भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, 18 एज है मेरी। अच्छा ठीक है महक। अच्छा, इसका रीजन ये हो सकता है कि आप स्टाइलिंग बहुत ज्यादा करते हो या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता हो। लोग बाहर महंगे कैरेटिन कराने जाते हैं पार्लर्स में। मैं एक घर पे कैरेटिन बता देती हूँ, आप वो करें, मास्क बना लें। मैं कैरेटिन नहीं मास्क ही कह देती हूँ, आप मास्क बना लें, उसको यूज करें, बाल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा आपका दही।
उसके बाद एक अंडा आपका जाएगा, इसमें 3 से 4 चम्मच मेयोनीज जाएगी, विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स इसमें जाएंगे जो तकरीबन 400 के, हाँ जी 400 के mgs के आपको मिल जाएंगे मार्केट से। उसके साथ आप इसमें जो है एलोवेरा जो है वो डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से ब्लेंड कर लें, ये एक मिक्सचर बन जाएगा आपका जो बड़ा फ्लफी सा होगा। आप उसको बालों को इवन आप जड़ों में भी लगा सकते हैं, लेंथ में भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, यानी आपने एक दिन ऑयल किया या वॉश किया, अगले दिन फिर आपके बाल ऑयली हो गए, तो आप स्कैल्प पे ना लगाएं, आप फिर यहाँ से लेंथ में सिर्फ लगा लें। आप जब लेंथ में सिर्फ जाओगे तो भी आपके बाल जो है वो बड़े अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और मोस्टली लोगों के बाल डैमेज होते हैं ये एंड से। वैसे देन अब ये जो हमारे कई कॉलर्स जो बड़ी यंग एज में बता रहे हैं कि हेयर फॉल का मसला है, तो ये पढ़ाई की वजह से भी होता है कि पढ़ाई का बड़ा प्रेशर होता है, कुछ लोग बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं। ये तो बहाना है। नहीं होता है। हाँ, होता नहीं है। होता, अच्छा, होता है। होता है। बेसिक पढ़ाई नहीं, स्ट्रेस इज द रीजन। जब आप स्ट्रेस लेते हो, हमारे यहाँ ना एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है, वजन बढ़ रहा है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि वजन बढ़ रहा है, बाल गिर रहे हैं, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और बढ़ा दिया टेंशन। हमने वजन भी बढ़ाना शुरू कर दिया। बाल भी और स्ट्रेस गिराना। डायरेक्टली रिलेटेड है वेट गेन से, और आपके बाल जो हैं वो भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं गिरना उगना आपके इन से। नंबर 2 रीजन जो है वो ये है कि हम लोगों ने प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खाने शुरू कर दिए। अगर आप बेकरी आइटम्स छोड़ देते हो, जो आपके ये रिफाइंड कार्ब्स होते हैं वो छोड़ देते हो। अब रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? रिफाइंड कार्ब्स आपका मैदा होता है, और अब मैदा जो है वो आप नाम लें किस चीज में नहीं होता। पैटीज आपके उससे बनते हैं, चिकन ब्रेड आपकी उससे बनती है, पिज्जा आपका उससे बनता है, बर्गर का जो ऊपर वाला बन होता है वो आपका उससे बनता है। आपने अब ये सवाल आएगा फिर हम बर्गर कैसे खाएं? अजीम सिर्फ पैटी खाएं। इरफान अली, आप बात करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक है। सर आप सुनाएं। जी बेहतरीन। कहिए इरफान, क्या सवाल है आपका? ये सर मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा जी, बाल बच्चों वाले बाल या सर वाले बाल? सर वाले बाल सर। अच्छा। सर्दी से खुशकी की वजह से। ठीक है जी, अभी जवाब लेते हैं जी, बिल्कुल। अब इसकी वही बात है कि डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि क्यों बाल गिर रहे हैं, किस वजह से गिर रहे हैं। अब ये तो टोटल आप अगले बंदे को एग्जामिन करके तो ही बता सकते हैं, लेकिन इसके वही कॉजेज हैं कि आपके फास्ट फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा होना, चीनी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होना भी हेयर फॉल और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होना। और आपकी मुझे ये बात बहुत पसंद आई है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा विटामिन लें, या आप सारी ग़िज़ाएं खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो आप अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेफिशिएंसी किस चीज़ की। आप डॉक्टर के पास जाएं, उस चीज़ के विटामिन टेस्ट कराएं, पता चले बालों का कोई और मसला निकला। दिल का मसला निकला है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट की। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में जारी है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शान मसूद पहली बार टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाफिदी को टेस्ट सीरीज के लिए नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 2 फास्ट बॉलर आमिर जमाल और खुरम शहजाद डेब्यू कर रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर को शामिल किया गया है, मगर हैरान कुन बात यह है कि टीम में कोई रेगुलर स्पिनर मौजूद नहीं। सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है और तमाम 6 फ्रेंचाइजेस जो हैं उनके 8 रुकनी स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि फखर जमान लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए हैं। ड्राफ्टिंग में एक नई तारीख अजीम रकम होने जा रही है। 3 भाई, वो भी फास्ट बॉलर, नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह, एक ही टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। बिल्कुल जी, और तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जारी है, कंडीशन और टॉस अहम फैक्टर है, तो ये कहिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, पर्थ की पेसी विकेट है, कैसे देख रहे हैं आप इस सीरीज? देखें, ऑस्ट्रेलिया में जब भी पाकिस्तान की टीम गई तो बॉलर्स को मुश्किल पेश आती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले 25 साल से ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सका है। और ऐसे मौके पे जबकि नए बॉलरों के लिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हमेशा से मुश्किल रही हैं, तो पाकिस्तान ने 2 नए बॉलरों को आज टेस्ट कैप दे दी,
तो मेरे ख्याल में इनएक्सपीरियंस पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। शाहीन शाह आफरीदी के अलावा आप देखें कि फहीम अशरफ भी बहुत ज्यादा तजर्बाकार नहीं है। फिर आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद, इनका पहला टेस्ट मैच है, इसलिए आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। अब लंच के बाद बमुश्किल 132 रन बनने के बाद पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिली। तो मेरे ख्याल में अब सारा जो बैटिंग का जितना खुमार था वो तो एक तरह से उतर गया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक स्पिनर को टीम में डालना चाहिए था, क्योंकि हमने जब लंच से पहले सलमान अली आगा को देखा तो उनकी गेंद ब्रेक हो रही थी। अच्छा, अबरार अगर अनफिट हो गए, हमने साजिद खान को कराची से फ्लाई करा के पर्थ भेजा, अगर उनको मैच खिलाना नहीं था तो फिर अबरार भी वहां मौजूद है, हो सकता है अबरार दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाए। तो मेरे ख्याल में टीम कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा इस वक्त तहफुजात नजर आते हैं, लेकिन अब जो असल इम्तहान है वो पाकिस्तान की बैटिंग का है। और मेरी जाती राय में मैं जिस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया हूँ इस सीरीज में कि बाबर आजम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी। जाहिर है दुनिया के बड़े बैट्समैन है, लोग कहते थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते थे कि उन पर कप्तानी का प्रेशर है, वो प्रेशर तो बढ़ गया। तो अगर बाबर आजम एक या दो बड़ी इनिंग खेल जाए इस टेस्ट सीरीज में तो फिर एक जो बड़े बैट्समैन का मकाम और मर्तबा है, मेरे ख्याल में उसके हिसाब से मैं इस सीरीज को बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहा हूँ। अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो ही आप देख रहे हैं कि हम जीतेंगे। अच्छा भट्टी साहब, कौमी टीम का जो कॉम्बिनेशन सामने आया है, कप्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कप्तान कह तो जरूर रहे हैं कि हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि 25 साल पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता था और पिछले 25 साल से 14 टेस्ट मैच हम खेले ऑस्ट्रेलिया में और तमाम टेस्ट मैच हारे हैं। तो मेरे ख्याल में एक आध टेस्ट अगर ड्रॉ भी पाकिस्तान की टीम कर ले तो ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। जीतना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस बॉलिंग अटैक के साथ 20 विकेट लेना किसी टेस्ट मैच में मुझे तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अब भट्टी साहब, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद इस वक्त दोनों जो टॉप विकेट कीपर हैं और इफ्तिताई मैच में हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान के बजाय सरफराज अहमद को मुंतखब किया गया है, तो बतौर विकेट कीपर सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह दी गई। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले जो 4 टेस्ट मैच हुए, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हुए थे, उस सीरीज में सरफराज ने कमबैक किया था, 3 50 किए, 1 सेंचुरी बनाई, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। फिर श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच थे, तो पिछले 4 टेस्ट मैचों में तो सरफराज खेल रहे हैं और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की तरफ से वाइट बॉल फॉर्मेट का तो हिस्सा है। टेस्ट टीम के साथ ट्रेवल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सरफराज ने कमबैक नहीं किया, सरफराज ऑलरेडी खेल रहे हैं। और फिर कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक मीडिया रिलीज के जरिए अनाउंस किया कि शाहीन शाह आफरीदी वनडे टेस्ट मैच के भी कप्तान, नायब कप्तान बन गए पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी भी समझता है कि इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं है, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान के ओहदे से हटाया गया तो नायब कप्तान शाहीन शाह आफरीदी को इसलिए बनाया गया कि अब मोहम्मद रिजवान, मुझे नहीं लग रहा कि इन 3 टेस्ट मैचों में अनटिल अनलेस के सरफराज अनफिट हो जाए, ये सरफराज पहले 2 टेस्ट मैचों में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन ठीक है, अच्छा है कि 2 विकेट कीपर में मुकाबला है। अगर एक बाहर बैठा हुआ है तो दूसरे के सर पे तलवार लटक रही है कि अगर जी हाँ। अच्छा भट्टी साहब, स्पिनर्स की बात की जाए तो कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं रखा गया, फास्ट बॉलर पर ही निसार किया जा रहा है, कितना मौसर साबित हो गई? देखिए, मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 3 फास्ट बॉलर और उनके जो नंबर 1 स्पिनर हैं नेथन लाइन, उनको खिलाया है और हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और सलमान अली आगा नॉन रेगुलर स्पिनर हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तो स्पिनर की टेस्ट मैच में जरूरत रहती है, फास्ट बॉलरों को रेस्ट भी देना होता है, फिर 90 ओवर्स एक दिन में करवाने होते हैं। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स के साथ 90 ओवर्स पाकिस्तान के लिए कम पड़ जाएंगे। इस तरह ना हो कि पाकिस्तान को फिर आपको लग रहा है कि पेसी विकेट की वजह से ये डिसीजन लिया गया होगा कि फास्ट बॉलर्स को रखा जाए? मेरे ख्याल में
पेसी विकेट भी एक चीज है, लेकिन अपने स्पिनर्स पर मेरा ख्याल में अदम एतमाद भी है टीम मैनेजमेंट का कि हमारे स्पिनर्स उस क्वालिटी के नहीं है कि पाकिस्तान को विकेटें दिलवा सकें। इसलिए आप देखें कि साजिद खान पहुंच गए, उनको नहीं खिलाया। नोमान अली टीम का हिस्सा है, अबरार अहमद जिनकी बहुत ज्यादा बात हो रही थी वर्ल्ड कप में कि उनको खिलाया जाए, लेकिन वो 27 ओवर करवा के अनफिट हो गए। देखिए पाकिस्तान की इस टीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो फिटनेस का है कि हमारे प्लेयर्स ऊपर तले अनफिट हो रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट को इस तरफ जरूर देखना पड़ेगा। फिर मैच के दौरान फील्डिंग भी मुतासिर हो रही है भट्टी साहब। तो भट्टी साहब पीएसएल की बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों के जो है वो ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने 18 रुकनी स्क्वाड तैयार कर लिया है और वो मंजूर भी कर लिया गया। मजबूत लग रहा है आपको ये सारा। और इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि 3 भाई जो हैं नसीम शाह, उबैद शाह और हनैन शाह, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या बाकी टीमों पर भारी पड़ेंगे? देखिए ये तो वक्त बताएगा कि तीनों भाई भारी पड़ते हैं या नहीं पड़ते, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें जो टीम ओनर्स हैं या टीम के जो करता धरता है वो जिसको जहां चाहे सिलेक्ट कर लें। अच्छा। मेरे ख्याल में हो सकता है नसीम शाह ने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि मेरे दोनों भाइयों को इस टीम में रखा जाए, लेकिन हुनैन भी टैलेंटेड है, मैंने उनको देखा है। उबैद शाह को अभी मैंने रिसेंटली देखा अंडर 19 टीम के कैंप में, वो भी काफी तेज है। तो मेरा ख्याल में उभरते हुए बॉलर हैं, किसी का भाई होना कोई मसला नहीं है। लेकिन कल हमने देखा ड्राफ्टिंग में दुनिया के अच्छे प्लेयर्स शामिल हो गए, पीसीबी ने अच्छी कोशिश की ड्राफ्टिंग में। जल्दी से बस ये बता दें कि किस टीम का स्क्वाड मजबूत लग रहा है आपको? मेरा ख्याल में कराची किंग्स ने बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की है। वसीम अकरम उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, फिल सिमंस उनके पास आ गए, कप्तान उनके शान मसूद बन गए। लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है और कराची किंग्स की टीम, ये ऐसी टीम है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि टूर्नामेंट कब शुरू होगा। हमने बारात तो तैयार कर ली, लेकिन शादी कब होगी इसका अभी फैसला नहीं हो सका। चलिए जी, इंशाल्लाह जल्दी फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने सुनवाक दिया और क्रिकेट से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हमारा सबसे खुसूसी सेगमेंट सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी तहजीब और सकाफत सदियों पुरानी है। यूं तो पाकिस्तान के सभी इलाके तहजीब और सकाफत में अहम हैं, ये मुख्तलिफ ज़ुबानों और इलाकाई सकाफतों का गुलदस्ता है। लेकिन हम पंजाब की बात करेंगे आज, तो यहाँ का कल्चर अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की सकाफत के अपने ही रंग हैं और पंजाब के अपने ही दिलकश और मुनफरिद त्यौहार हैं। पूरी दुनिया पंजाबी ज़ुबान की दीवानी है। पंजाब की इसी अहमियत पर आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर की अदबी और सकाफती नुमाइंदा शख्सियात शिरकत कर रही हैं। इस वक्त बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक अमेरिका से है, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं पीस एम्बेसडर, डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिख इन अमेरिका और एक्टिविस्ट फॉर पंजाबी डॉक्टर सुरिंदर गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट पंजाबी प्रचार और हेड इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस अहमद रजा भट्टू साहब भी हमारे साथ। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सब तो पहले ते सरदार जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੈਬਰ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ नहीं कर सकता। पर एक गल इत्थे कहनी बड़ी ज़रूरी है कि पंजाबी एडी मिठी ज़बान होने के बावजूद साढ़े त्यौहार जिहड़े है वो इन्ने रसीले इन्ने वधिया होने के बावजूद भी इहदे विच निगार आ रहा है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद पंजाबी। भट्टू साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है, पहले तो इसके बारे में बताएं और फिर पंजाबी ज़बान की तरवीज के लिए कितना काम हो रहा है। देखो, सब तो पहले तो असीं आने आए इस कॉन्फ्रेंस से। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव या मेन एजेंडा वो बना तौर पर पंजाबी की प्रमोशन ही है। साढ़े अगर असीं देखिए तो इत्थे पंजाबी ते काम तो हो रही है, लेकिन कोई इतनी वड्डी पद्धर ते काम नहीं हो पा रही है। सो एक जिहड़ा आर है साडी ऑर्गेनाइजेशन पंजाबी प्रचार, पहले भी इत्थे सीजनल फैसटीवल और मुख्तलिफ पंजाबी दी कॉन्फ्रेंसिस वो करते रहते हैं, लेकिन लोड़ इस गल दी सी कि असी दुनिया नूं भी दिखाईए, इत्थों दे लोगों नूं भी ये दसीए कि पंजाबी सिर्फ ये नहीं है कि लाहौर दी ज़बान है, पंजाबी सिर्फ मुल्तान दी ज़बान है, बहावलपुर दी ज़बान है, पिंडी दी ज़बान है। पंजाबी पूरे पंजाब दे नाल नाल एक पूरी दुनिया दी ग्लोबल लैंगुएज जिहड़ी है वो भी है जी। सो इंडिया के अंदर जिस तरीके डॉक्टर साहब दस रहे सी उत्थे भी पंजाबी बोली जाती है, कैनेडा के अंदर भी बोली जाती है। सो पंजाब का एक जिहड़ा वड्डा पोर्शन है वो थोड़ा जिहा किते ना किते असीं इत्थे रहने हां, सानूं पता है कि पंजाबी तो थोड़ा जिहा पिछे हट के दूजियां बोलियां वल चला गया। दुनिया की हर बोली खूबसूरत होंदी है और बोलियां यकीनन उहदे अंदर उन्हां दा जिहड़ा लिटरेचर है, उहदे अंदर जो इल्म है उहदा बहुत ज़्यादा सब नूं एहतराम करना चाहिए। लेकिन जदों असीं दुनिया की फिलासफी एजुकेशन राही देखीए और बोलियां दी अगर असीं देखीए कि बोलियां दी वर्थ दुनिया किवें देखदी है, तो फिर सानूं ये देखना पैंदा है कि असीं पंजाबी किते ना किते अपनी कोई जगह छड्ड रहे हैं। हम काम कर रहे हो तुसीं ये पंजाबी ज़बान नूं एक ते तुसीं दुनिया नूं दस रहे हो किड्डी खास ते खूबसूरत ते मिठी ज़बान है पंजाबी, ते फिर तुसीं इहदा इनाकाद कर रहे हो, यानी शिरकत करा रहे हो वड्डी वड्डी शख्सियात नूं, ते ओह शख्सियात केड़ी केड़ी ने भी दसो, ते दूसरा किन्नी तुहानूं मेहनत करनी पई इस सारे सिलसिले च। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਸ਼ੰਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ ਟਾਪ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਝੂਮਰ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਖਵਾਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ 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 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਪਲਾਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵਕਤ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਬਣੇ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਜਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਐ ਲਿਆ, क्योंकि बड़ी मिठी जुबान है, बड़ा मजा आता है सुनने का। तो आई एम श्योर एंड आई होप कि हमारे व्यूवर्स ने भी हमारा ये सेगमेंट एंजॉय किया और आज के प्रोग्राम से पंजाबी च कहो ना, आज के प्रोग्राम से दो इजाजत, अपना ख्याल रखो ते कल तुहाडे नाल इंशाल्लाह मुलाकात होएगी, तो उदों तक अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़, रब राखा। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।